people, hope you all are doing well. Welcome to the rapid revision of Indian Evidence Act 1872. ये वाला जो हमारा रिवीजन का सेशन है ये दोनों ही एस्पिरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप जेएलओ के पेपर दे रहे हो या फिर आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दोनों ही एस्पिरेंट्स के लिए हमारा ये वाला सेशन इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ध्यान से समझिएगा और अंत तक बने रहिएगा इसे आसानी से समझने के लिए और इसको रिवाइज करने के लिए। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग सेक्शंस की बात करेंगे कि कितने सेक्शंस हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो 167 सेक्शंस है। ये कानून कब इफेक्ट में आया था? 1 सितंबर 1872। इसकी जो एनफोर्समेंट डेट है वो है ये, तो ये आपको याद होना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो एक्ट है ये लेक्स फोरी है। लेक्स फोरी लॉ है, यानी कि लॉ ऑफ फोरम है। कभी कभी ये तो पूछ ही लिया जाता है आपको, लेक्स फोरी में तो ऑप्शंस दिए जाते हैं, साथ साथ ये भी पूछ लिया जाता है कि लेक्स फोरी का मतलब क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि लेक्स फोरी का मतलब जो है वो लॉ ऑफ फोरम है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो है सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स दोनों पे अप्लाई होता है। हालांकि हर चीज़ के कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो इसके भी एक्सेप्शन है। सेक्शन 23 जो है इसका, ये वो सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग पर अप्लाई होता है, और सेक्शन 105 जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग पर अप्लाई जो है होता है। अब आगे आते हैं हम लोग सेक्शन 1 पे। तो सेक्शन 1 कुछ बात नहीं करता, सेक्शन 1 सिर्फ एक्सटेंट के बारे में बताता है, इसकी एनफोर्समेंट डेट वगैरह बताता है। तो एनफोर्समेंट डेट मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी, 1 सितंबर। होल ऑफ इंडिया पे अब जो है सारे ही कानून अब जो है होल ऑफ इंडिया पे ही एप्लीकेबल हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद। और सेक्शन 1 में हमें और क्या देखना है कि जो सारी ही कोर्ट प्रोसीडिंग्स पर ये वाला जो एक्ट है वो अप्लाई होता है, जिसमें कोर्ट मार्शल भी हमारे साथ में रहते हैं। एक्सक्लूड हमें किसे करना है? आर्मी एक्ट को, नेवल डिसिप्लिन एक्ट को, इंडियन आर्मी एक्ट को, और इंडियन नेवी एक्ट को एंड एयरफोर्स एक्ट को। कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है? तो ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता? एफिडेविट्स में एप्लीकेबल नहीं होता है। प्रोसीडिंग्स अगर आर्बिट्रेटर के सामने चल रही है तो वहां पर ये जो है एप्लीकेबल नहीं है। देखिए, अगर आप लोग लिख रहे हैं तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बस आप अपना ईयरफोन्स लगाइए और इस क्लास को, जितनी भी देर की ये क्लास होने वाली है उसको बस आराम से सुनो। आई गेस 1 घंटे या 1.5 घंटे की, या हो सकता है कि हम उससे पहले ही इस क्लास को ख़त्म कर लें। सिर्फ ध्यान लगा करके सुनो, सारी बातें समझ में आ जाएगी। सेक्शन 2 हमें पढ़ना नहीं, क्योंकि इसको रिपील कर दिया गया है। तो जो भी सेक्शंस रिपील कर दिए गए हैं उन पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना। अब आओ सेक्शन 3 पर। सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। तो इसमें कई सारी परिभाषाएं हमें दी हुई हैं। इंटरप्रिटेशन क्लॉज मतलब कि डेफिनेशंस बताई हुई हैं कई सारी। कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं? कोर्ट की डेफिनेशन दी हुई है, रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है, फैक्ट इन इशू क्या होता है, फैक्ट क्या होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमें बताई हुई है, एविडेंस क्या होता है, और डिसप्रूव्ड कई बार पूछा गया है। ये डिसप्रूव्ड जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए डिसप्रूव्ड का हमारे पास कई बार जो है पूछा गया है। डिसप्रूव्ड क्या होता है? तो इस तरीके की सारी जो हमारी डेफिनेशंस हैं ये इसमें दी हुई हैं। फिर आते हैं हम सेक्शन 4 पे। अब सेक्शन 4 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सेक्शन 4 हमें बताता है प्रिजम्पशन के बारे में। सेक्शन 4 हमें क्या बताता है? प्रिजम्पशन के बारे में बात करता है, जिसमें हमें 3 तरीके की प्रिजम्पशंस देखने को मिलती है। वो 3 तरीके की प्रिजम्पशंस क्या है? मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है, मे प्रिज्यूम में क्या होता है? मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम ये रिबर्टेबल प्रिजम्पशन होती हैं, रिबर्टेबल प्रिजम्पशन होती हैं, लेकिन ये कंक्लूसिव प्रूफ जो है ये इरिबर्टेबल प्रिजम्पशन होता है। अब रिबर्टेबल और इरिबर्टेबल में क्या डिफरेंस है? रिबर्टेबल प्रिजम्पशन का मतलब है कि अगर कोर्ट ने कोई बात मे प्रिज्यूम करी है, मतलब कोर्ट ने कोई बात मानी है कि ठीक है हम इस फैक्ट को प्रिज्यूम करते हैं, मे प्रिज्यूम करते हैं, तो अब क्या सामने वाली पार्टी जो है, जो हमारे वकील साहब हैं, क्या उस बात को झुटलाने के लिए या उस बात को डिस्प्रूव करने के लिए एविडेंस नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि वो ला सकते हैं एविडेंस, तो वो रिबर्टेबल प्रिजम्पशन होगा। दूसरी बात आती है शैल प्रिज्यूम की।
अगर कोर्ट ने कोई बात शैल प्रिज्यूम करी है, मतलब कोर्ट ने अपनी तरफ से मान लिया है कि ठीक है ये वाला फैक्ट जो है, ये तथ्य जो है ये सच है, ठीक है। अब कोर्ट आपसे एविडेंस नहीं मांगेगी, कोर्ट जो है वो आपसे एविडेंस नहीं मांगेगी उस मामले पर, लेकिन फिर भी आप एविडेंस दे सकते हैं, इसीलिए हम इसे रिबर्टेबल प्रिजम्पशन कहते हैं। कंक्लूसिव प्रूफ अगर कोई कोर्ट ने मान लिया है तो वो इरिबर्टेबल हो जाता है, यानी कि कोई भी पार्टी अब उसमें कुछ नहीं कर सकती, मतलब किसी भी तरीके का कोई प्रूफ नहीं दे सकती। सेक्शन 5 में हमें बताया है कि हमें जो फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट का ही एविडेंस देना है और कोई फालतू की बात जो है कोर्ट में नहीं करी जाएगी। सेक्शन 6 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रेस गेस्टाई का प्रिंसिपल ये हमें बताता है, क्या कहता है। अच्छा चलो पहले हम लोग सेक्शन 6 पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैं क्या कह रही थी। रेस गेस्टाई, रेस गेस्टाई इसका क्या मतलब है कि हम कुछ ऐसे फैक्ट्स को रेलेवेंट मान रहे हैं विच आर फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। कोई ऐसा एक्ट जो है सेम ट्रांजैक्शन पे हुआ है, तो यहाँ पर जो है हियरसे वाला रूल भी लगता है, आप लोगों को पता होगा। एक केस है इससे रिलेटेड, हियरसे वाले रूल से रिलेटेड। आप ये लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि वो कौन सा केस है जो हियरसे कहता है कि एक्सेप्शन है रेस गेस्टाई हियरसे एविडेंस का, ठीक है। फिर हम आते हैं सेक्शन 7 पे। तो सेक्शन 7 हमें बताता है ओकेजन के बारे में, कोई भी ऐसे फैक्ट्स जो हमें ओकेजन के बारे में बता रहे हैं या कॉज के बारे में बता रहे हैं, इफेक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो वो रेलेवेंट फैक्ट माने जाएंगे। सेक्शन 8 क्या बताता है? सेक्शन 8 मोटिव के बारे में बात करता है, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आओ सेक्शन 9 पर। सेक्शन 9 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने आप में कई सारी बातें कहता है और यहाँ पर हमें टीआईपी का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा। टीआईपी मतलब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, ठीक है। यहाँ पर हमें इसका कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा। अभी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होता क्या है? जब किसी विटनेस को या मान लो किसी ने कोई ऑफेंस होते हुए देखा है, उसको पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है और कुछ ऐसे जिन पर शक होता है पुलिस को, उनको सामने खड़ा किया जाता है। ये आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, उनको सामने खड़ा किया जाता है और फिर उस विटनेस से पूछा जाता है कि इनमें से कौन है जिसने ऑफेंस कमिट किया है, तो उसे हम लोग टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कहते हैं। सेक्शन 9 में टीआईपी की तो बात एडिशनल करी गई है, साथ में सेक्शन 9 में बताया गया है कोई भी ऐसे फैक्ट्स जो इंट्रोड्यूस करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं किसको, रेलेवेंट फैक्ट को, तो वो रेलेवेंट होंगे। कोई भी ऐसे फैक्ट जो इंट्रोड्यूस करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं रेलेवेंट फैक्ट को, वो रेलेवेंट होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ सेक्शन 10 पे। सेक्शन 10 हमें बताता है कॉन्स्पिरेटर के बारे में। एक वर्ड में अगर हम इसे समराइज करें तो कॉन्स्पिरेटर के बारे में बताता है कोई भी ऐसी चीज कॉन्स्पिरेटर्स ने आपस में कही या करी कॉमन डिजाइन में, कॉमन डिजाइन या हम कहें कॉमन इंटेंशन में, एक बेसिकली कॉन्स्पिरेसी कर करके। अब ये बताओ कि कॉन्स्पिरेसी आईपीसी में कौन से सेक्शन में है? तो सेक्शन 120A में। तो आप इससे इसको कनेक्ट कर सकते हो, मतलब ऐसे ही समझने के लिए आप उसे कनेक्शन बैठा सकते हो कि सेक्शन 10 में कॉन्स्पिरेटर के बारे में बताया गया और सेक्शन 120A में कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताया गया। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर। इस केस में जैसे वो उनकी वाइफ होती हैं और फिर उनका जो दूसरा मैन होता है जिनके साथ उनका अफेयर चल रहा होता है, वो मिल करके उसके हस्बैंड को मार देते हैं। तो इस तरीके के इसके फैक्ट्स हैं। फिर उसके बाद आ जाओ सेक्शन 11 पे। सेक्शन 11 बहुत छोटा सा सेक्शन है, बहुत छोटी सी बात करता है। क्या बात करता है? प्ली ऑफ एलिबाई के बारे में। मतलब बेसिकली अगर आप किसी ऑफेंस के लिए अक्यूज्ड हो, ठीक है, आपको अक्यूज अगर किया गया है, आपके ऊपर ऐसे शक जताए जा रहे हैं कि आपने ये ऑफेंस कमिट किया है, तो अगर आप ये चीज प्रूव कर दो कि आप उस ऑफेंस होने के समय पर वहां पर प्रेजेंट ही नहीं थे, यू वर नॉट प्रेजेंट देयर, तो उसे हम कहेंगे प्ली ऑफ एलिबाई। जैसे मान लो कि कोई ऑफेंस जो है वो कैलकाटा में हुआ, अब आप उस समय पर कहाँ थे? लाहौर में थे, ठीक है। और ये चीज अगर आपने प्रूव कर दी कि आप उस समय पर लाहौर में थे, तो आप जो है छूट जाओगे। तो ये जो है सेक्शन 11 सपोर्ट करता है उस बात का।
फिर उसके बाद सेक्शन 12, सेक्शन 12 का एक कीवर्ड डैमेजेस। क्या? इन सूट्स फॉर डैमेजेस फैक्ट्स टेंडिंग टू एनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलिवेंट। देखो, जब कोर्ट को डैमेजेस डिटरमाइन करने होते हैं तो वो फैक्ट्स को वो रेलिवेंट मानती है। फिर सेक्शन 18 में, सॉरी सेक्शन 13 में जो है वो कस्टम्स के बारे में बताया गया है, वो कस्टम जो भी इन क्वेश्चन है, राइट है, वो रेलिवेंट होगा। फिर सेक्शन 14 में क्या बताया है? सेक्शन 14 में स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी, स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी या कोई भी बॉडीली फीलिंग, जैसे मान लो सामने वाले को देख के पता चल रहा है कि इसके चोट लगी है, थोड़ी देर पहले कोई ऑफेंस हमें पता चला, थोड़ी देर पहले कोई क्राइम ऐसा कमिट हुआ है और आपने उस इंसान को देखा कि उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है, तो ये बॉडी फीलिंग से, मतलब आपको जो है स्टेट ऑफ बॉडी से समझ में आ रहा है कि इसके चोट लगी हुई है, मतलब ऑफेंस इसके साथ कमिट हुआ है। इस तरीके की जो है बॉडीली फीलिंग के बारे में हम बात करते हैं। इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, गुड फेथ आ जाता है, इलविल आ जाता है, रैशनेस आ जाती है, सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। मतलब कोई भी ऐसे तथ्य, कोई भी ऐसे फैक्ट जो कि किसी का स्टेट ऑफ माइंड बताएं, स्टेट ऑफ बॉडी बताएं या बॉडीली फीलिंग बताएं, तो वो सारे ही जो है वो सेक्शन 14 के अंडर रेलिवेंट होते हैं। फिर उसके बाद आओ सेक्शन 15 पे। सेक्शन 15 दो बातें करता है, कोई भी ऐसे फैक्ट जो कि इंसिडेंटल या एक्सीडेंटल है, इन्हें भी जो है रेलेवेंट इसमें बताया गया है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग सेक्शन 16 पे। सेक्शन 16 कोर्स ऑफ बिजनेस के बारे में बात करता है। कोर्स ऑफ बिजनेस को लेकर के कोई भी अगर फैक्ट्स हैं तो वो भी रेलेवेंट माने जाएंगे। सेक्शन 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एडमिशन के बारे में बताता है। बेसिकली ये एडमिशन को डिफाइन करता है कि एडमिशन क्या होता है, ठीक है। फिर सेक्शन 18, सेक्शन 19 और सेक्शन 20। सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 20 जो है वो एडमिशन के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन सेक्शन 18 में बताता है कि एडमिशन कौन सी पार्टी करती है, ठीक है। और सेक्शन 19 में क्या बताया? सेक्शन 19 में बताया है कि कोई ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट उसको प्रूफ करना है वो वाली पार्टी। और सेक्शन 20 में रेफरीज के, इस वाले सेक्शन को रेफरीज के नाम से जान सकते हो, मतलब कि जिस पर्सन ने रेफर कर दिया कि ए ने बोला बी से कि तू जाके सी से पूछ ले, तो ये जो हो गया, ये इसने रेफर कर दिया, तो इसका जो एडमिशन है वो रेलिवेंट होगा, जो बात ये कहेगा वो रेलिवेंट होगी। फिर आओ सेक्शन 21 पे। तो सेक्शन 21 कहता है कि जो भी अगर किसी पर्सन ने अपने अगेंस्ट अगर कोई बात बोली है तो वो उसके अगेंस्ट जो है प्रूव करी जा सकती है, उसके फेवर में, नॉट इन फेवर, उसके फेवर में प्रूव नहीं करी जा सकती, लेकिन उसके अगेंस्ट जो है वो प्रूव करी जा सकती है। फिर सेक्शन 22 और 22A जो है ओरल एडमिशन को मना करता है कि ओरल एडमिशन आप नहीं दे सकते। बेसिकली हम किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करने के लिए ओरल एडमिशन नहीं दे सकते। फिर उसके बाद सेक्शन 23 जो है वो बताता है कि सिविल केसेस में जो है एडमिशन कब रेलेवेंट होता है, ठीक है। फिर सेक्शन 24 क्या बताता है? सेक्शन 24 बताता है कि अगर कोई भी ऐसा कन्फेशन है जो कि इंड्यूस किया गया है थ्रेट से, किसी प्रॉमिस से, वो इररेलेवेंट होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, ठीक है, वो इररेलेवेंट होगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। ये हमारा सेक्शन 24 बताता है। सेक्शन 25 और सेक्शन 26 कहता है, सेक्शन 25 कहता है कि पुलिस ऑफिसर के सामने अगर आपने कुछ भी कन्फेस किया है, दैट इज नॉट एट ऑल रेलिवेंट, वो कहीं से भी रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। और सेक्शन 26 भी उसी के साथ की बात करता है कि अगर पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में आपने कुछ भी माना है तो उसको भी हम रेलेवेंट नहीं मानेंगे। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर मजिस्ट्रेट के सामने कोई कन्फेशन हुआ है, वहां पे पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में आप थे, मजिस्ट्रेट के सामने आपने कोई कन्फेशन किया है, तो उसे हम मानेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 26 हो गया। अब सेक्शन 27 सुनो क्या होता है। सेक्शन 27 जो है एक्सेप्शन है सेक्शन 25 का और सेक्शन 26 का। सेक्शन 27 क्या कहता है? सेक्शन 27 कहता है कि कहां तक हम पुलिस ऑफिसर को दिया हुआ कन्फेशन प्रूफ कर सकते हैं।
जैसे मान लो, इसको एक स्टोरी की तरह समझो, जैसे मान लो कि कोई अक्यूज्ड ने कोई ऐसी बात अपने स्टेटमेंट में पुलिस ऑफिसर को कुछ भी बताते हुए उसने कोई ऐसी बात कही कि भाई यहाँ इस घटना स्थल पर आप जाएंगे तो आपको चाकू मिलेगी, ठीक है, एक नाइफ मिलेगी, दैट इज द मर्डर वेपन। कोई मर्डर कमिट हुआ है और वहां पर जो है अक्यूज ने बताया कि आपको वहां पर चाकू मिलेगी, दैट वाज द मर्डर वेपन। तो ये जो हो गया, ये उसने स्टेटमेंट अपना दे दिया। अब क्या हुआ, उसी जगह से जो है पुलिस ऑफिसर वहां पर गए, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और वहां पर जो है उनको चाकू मिल भी गई। तो अगर चाकू मिल गई है तो ये जो स्टेटमेंट है ये मान लिया जाएगा, अगर मिल गई तो, ठीक है, अगर मिल गई है तो वो मान लिया जाएगा। इसीलिए सेक्शन 27 ये बताता है कि कहां तक जो है पुलिस ऑफिसर को दिया हुआ जो स्टेटमेंट होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, स्टेटमेंट भी मत कहो, इन्फॉर्मेशन कहो, वो रेलेवेंट जो है मानी जाती है। सेक्शन 28 बिल्कुल उल्टी बात करता है, किसकी? सेक्शन 24 की। सेक्शन 24 ने कहा ना कि इंड्यूसमेंट थ्रेट से और अगर ऐसा कुछ है तो आपका इररेलेवेंट होगा क्रिमिनल केसेस में। लेकिन सेक्शन 28 कहता है कि अगर हम इसको कंप्लीटली रिमूव कर दें, ये इंड्यूसमेंट थ्रेट वगैरह हम सब रिमूव कर दें, तो वो रेलेवेंट हो जाएगी। फिर सेक्शन 29 क्या कहता है? कन्फेशन जो वैसे रेलेवेंट नहीं है। देखो, सेक्शन 29 कहता है कि अगर आपने किसी से ऐसा सीक्रेसी का प्रॉमिस किया है या वो इंटॉक्सिकेटेड है, नशे में है, और उसने कोई बात ऐसे कन्फेस कर दी, तो वो इसलिए सिर्फ इररिलेवेंट नहीं हो जाएगी कि आपने उससे प्रॉमिस किया था कि हाँ चल तू बता दे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। भाई तुमने कन्फेस कर दिया, तुम जाल में फंस गए हो, अब तुम्हारा होगा क्या बोलते हैं, तुम्हारा ट्रायल चलेगा, ठीक है। तो सेक्शन 29 ये कहता है कि अगर आपने कोई भी प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी में कुछ किया है, कोई डिसेप्शन प्रैक्टिस करके अगर उससे बात उगलवाई है, एक सेकेंड, कोई डिसेप्शन जो है प्रैक्टिस करके अगर उससे बात आपने उगलवाई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इररेलेवेंट हो जाता है, वो पूरी तरीके से रेलेवेंट ही रहेगा। फिर सेक्शन 30 क्या बात करता है? सेक्शन 30 हमें बताता है कन्फेशन ऑफ को अक्यूज्ड। को अक्यूज्ड का एक का कन्फेशन जो है, एक बंदे का कन्फेशन दूसरे बंदे के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। दो अक्यूज्ड हैं, एक का कन्फेशन दूसरे के अगेंस्ट बिल्कुल यूज किया जा सकता है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है कश्मीरा शाह वाला, अगर आप लोगों को याद हो तो, अगर एविडेंस बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो पता होगा कश्मीरा शाह वाला केस है। लेकिन ये जो होता है, ये वाला जो एविडेंस होता है, ये बहुत ही वीक टाइप ऑफ एविडेंस होता है, ठीक है, बहुत ही वीक टाइप ऑफ, इसकी जो एविडेंशियरी वैल्यू होती है बहुत ही कम होती है, सो इट इज वीक। नाउ सेक्शन 31 क्या कहता है? सेक्शन 31 कहता है कि एडमिशन जो होते हैं वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते हैं, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते हैं, बट एज अ स्टॉपल यूज किए जा सकते हैं। स्टॉपल का क्या मतलब है, अभी यहां पर समझ लो तो आगे के हमारे सेक्शंस में आपको आसानी होगी समझने में। स्टॉपल का मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोर्ट की प्रोसीडिंग में कोई बात कह दी, प्रीवियस प्रोसीडिंग में अगर उसने कोई बात कह दी, तो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में वो अपना बयान नहीं बदल सकता है, कोर्ट पकड़ के मारेगी, मतलब मारेगी नहीं, लेकिन अगर प्रीवियस प्रोसीडिंग में आपने कोई बात कह दी है, तो अब आपको स्टॉप किया जा रहा है कि आप सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में उल्टी बात नहीं कर सकते हो। आपने जो बात कही आप टिके रहिए उस बात पे कि हाँ ठीक है, ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ही हुआ था। प्रीवियस प्रोसीडिंग में जो भी बात कह दी और ये सब पर लागू होता है, ठीक है, जो एडमिट कर रहा है सब पर लागू है। फिर उसके बाद सेक्शन 32 क्या बताता है? सेक्शन 32 बताता है, सेक्शन 32 में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन वाला क्लॉज है कि अगर कोई भी ऐसा, सेक्शन 32 बेसिकली ये बात करता है कि कोई भी अगर ऐसा पर्सन है जो कि नहीं आ पा रहा है कोर्ट में, किसी भी वजह से उसकी डेथ हो गई है या जो भी है, तो वो किस तरीके से सारे प्रोसीजर होगा वो हमें सेक्शन 32 बताता है। फिर हम आएंगे सेक्शन 33 पर। सेक्शन 33 कहता है, सेक्शन 33 वही बात कहता है जो भी मैंने आप लोगों को स्टॉप करने वाली बात बताई ना कि इसको स्टॉप किया जाएगा। तो बेसिकली सेक्शन 33 ये कहता है कि आपने प्रीवियस प्रोसीडिंग में जो भी बात कही है वो आपकी रेलेवेंट होगी हर प्रोसीडिंग के लिए। जो भी प्रोसीडिंग में आप जो भी बातें कर रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो सारे ही रेलेवेंट होंगे सारी प्रोसीडिंग के लिए। एक बात आप यहाँ कह रहे हैं, दूसरी बात आप यहाँ कह रहे हैं, अलग अलग बातें नहीं होनी चाहिए, सेम बात होनी चाहिए, ठीक है। फिर देखो सेक्शन 34 देखो, सेक्शन 35 देखो, सेक्शन 36
सेक्शन 37 एंड सेक्शन 38 बहुत ही छोटा सा, छोटे छोटे सेक्शन है ये, मतलब हमारे रिवाइज करने के लिए बहुत ही छोटे छोटे सेक्शन है। क्या कहता है ये कि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट कोई है, ठीक है, और अगर उसे मेंटेन किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उससे कोई बुक ऑफ अकाउंट है किसी, मान लो किसी होटल में अगर आप एंटर करते हो, ठीक है, अब पुलिस ऑफिसर को वहां पे जो है कुछ चाहिए, कोई उनसे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो बेटा अगर उन्होंने कोई एक रजिस्टर मेंटेन करके रखा है, कोई भी एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें उनके डेली बेसिस पर जो है एंट्री होती है और ऐसा सालों से चला आ रहा है, अगर उन्होंने वो रजिस्टर मेंटेन करके रखा है तो ठीक है, तो वो रेलिवेंट है। लेकिन अगर ऐसे एक पेपर इधर पड़ा है, एक पेपर उधर पड़ा है, ये अनबाउंड शीट्स जो है, ये अनबाउंड शीट्स ऑफ पेपर जो है, ये कहीं से भी रेलेवेंट नहीं होती है। ये केस में भी कोर्ट ने कहा था कि अगर एक रजिस्टर मेंटेन कर रखा है देन तो इट्स ओके, लेकिन ये अनबाउंड शीट्स ऑफ पेपर दीज आर नॉट रेलेवेंट, हम इसे एज एन एविडेंस एडमिट नहीं कर सकते। ये हमारा सेक्शन 34 बताता है, ठीक है। फिर सेक्शन 35 क्या कहता है? सेक्शन 35 बात करता है कोई भी अगर पब्लिक बुक है तो वो रेलेवेंट है, ठीक है, कोई भी मैप है, चार्ट है, प्लान है, वो रेलेवेंट है। सेक्शन 37 कहता है कि कोई भी एक्ट अगर है, कोई नोटिफिकेशन है तो वो रेलेवेंट है। और सेक्शन 38 कहता है कि लॉ बुक्स में जो भी चीजें लिखी हुई है, जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, वो भी रेलेवेंट माने जाएंगे। कोई लॉन्ग फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट है तो उसका क्या, मान लो इतना बड़ा वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट है कि उसको कोर्ट में लाना संभव ही नहीं है, ठीक है, उसको कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, या बहुत ही ऐसा बड़ा डॉक्यूमेंट है और उसमें सारी बातें तो रेलेवेंट नहीं हो सकती ना, तो जितना पार्ट रेलेवेंट है बस उतना ही कोर्ट में लाना जरूरी है, ठीक है, उतने की बात करो, बाकी हमें और इतनी सारी कहानी से कोई मतलब नहीं है। फिर हम आएंगे सेक्शन 40 से लेकर के सेक्शन 44 तक, जो बताता है कि जजमेंट आपका कब रेलेवेंट होता है। जजमेंट आपका कब रेलेवेंट होता है, तो 40, 41, 42 और 44 को पढ़ने से पहले हम जो है वो पढ़ेंगे सेक्शन 43। सेक्शन 43 कहता है कि इन ये जो सेक्शंस मेंशन है सेक्शन 40 से लेकर के सेक्शन 42 तक, इन सेक्शंस के अलावा और कोई भी जजमेंट जो है वो रेलेवेंट नहीं होगा, सिर्फ यही रेलेवेंट होगा। अगर इसके अलावा कुछ जा रहा है तो वो इररेलेवेंट माना जाएगा। ये सेक्शन 43 कहता है, ये जनरल रूल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, जनरल रूल है। बट अब आओ सेक्शन 40 पे। सेक्शन 40 क्या कहता है? प्रीवियस जजमेंट के बारे में बात करता है। प्रीवियस जजमेंट के बारे में बात करता है कि अगर कोई, जैसे रेस जुडिकाटा है हमारा, अगर एक बार किसी मैटर को लेकर के कोई प्रीवियस जजमेंट आ चुका है तो दोबारा जो है उसमें सुनवाई नहीं करी जाएगी। फिर सेक्शन 41 कहता है कि प्रोबेट को लेकर के ये बात करता है, मैरिज वगैरह को लेकर के, मतलब मैट्रिमोनी वगैरह को लेकर के ये बात करता है कि देखो सिंपल सी बात इसमें ये कहता है कि अगर कोई भी लॉ जो है, अगर किसी पर्सन के लीगल कैरेक्टर को डिक्लेयर कर देता है कि ये पर्सन मैरिड है, उसने मैरिज अपनी रजिस्टर करा रखी है अपनी मैरिज, तो वो रेलिवेंट होगा ना, लीगल कैरेक्टर फिर उसका रेलिवेंट होगा, ठीक है। ये हमारा सेक्शन 41। फिर सेक्शन 42 क्या बात करता है? कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो कि रेलेवेंट होते हैं इस ये सेक्शन 41 में जो मेंशन है, उसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो होते हैं रेलेवेंट। वो 2 पॉइंट्स हैं, वो क्या कि अगर तो वो रिलेट कर रहा है पब्लिक मैटर से तो, ठीक है, अगर वो पब्लिक मैटर से रिलेट कर रहा है तो, और या फिर अगर इंक्वायरी से रेलेवेंट है तो होगा, ठीक है। लेकिन ये सब जो है कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम सेक्शन 43 पढ़ ही चुके हैं, तो हमारे पास बचा क्या है? सेक्शन 44 बचा है। सेक्शन 44 कहता है कि अगर फ्रॉड से, कॉल्यूजन से, मतलब बेसिकली आपने कोई भी बदमाशी कर करके अगर कोई जजमेंट पाया है, या फिर जजमेंट जो है वो इनकॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिलीवर कर दिया है, तो वो रेलेवेंट नहीं माना जाएगा, तो वो रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। फिर आते हैं सेक्शन 45 से लेकर के सेक्शन 49 तक। यहाँ पर बताता है कि जो थर्ड पर्सन का जो भी ओपिनियन होगा वो कब रेलेवेंट होगा। तो सेक्शन 45 जो है सबसे पहले वो क्या बात करता है? वो बात करता है एक्सपर्ट ओपिनियन की, ठीक है। तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो 5 चीजों में ओपिनियन दे सकते हैं, किसमें? फॉरेन लॉ में, ठीक है, साइंस में, आर्ट में, हैंड राइटिंग में और
फिंगर इम्प्रेशंस पे। तो ये जो 5 तरीके की चीजें हैं जिसमें वो ओपिनियन दे सकते हैं, ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा वो किसी और भी चीज पे वो एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दे सकते। ये हमारा बताया सेक्शन 45। सेक्शन 45 ए जो बात करता है वो बात करता है एग्जामिनर का ओपिनियन हमें चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। ठीक है, फिर उसके बाद आओ सेक्शन 46 पे। सेक्शन 46 कहता है कि कोई भी फैक्ट्स जो अदरवाइज रेलिवेंट हैं, जो अदरवाइज रेलिवेंट नहीं है बट जो रेलिवेंट है, ठीक है, उन्हें जो है रेलिवेंट माना जाएगा। सच ओपिनियंस जो है एक्सपर्ट्स के, उन्हें हम रेलिवेंट मानेंगे। फिर सेक्शन 47 क्या बात करता है? सेक्शन 47 बात करता है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग अगर किसी की कोर्ट में क्वेश्चन में है कि किसकी हैंड राइटिंग है, क्या है, तो इसमें क्या, इस सेक्शन में ये बताया है कि जो पर्सन उस पर्सन के एक्विंटेंस में है, एक्विंटेंस मतलब कि उसके साथ में रहा है, उसने उसकी हैंड राइटिंग देखी है, उसको पता है कि वो कैसा लिखता है, तो वो पर्सन जो है वो इस चीज का बयान दे सकता है, ओपिनियन दे सकता है, या कि ये हैंड राइटिंग इसी पर्सन की है। ठीक है, जैसे अब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने मेरी हैंड राइटिंग देखी है, तो कल को अगर कोर्ट में आप लोगों से ओपिनियन मांगा जाए तो आप लोग ओपिनियन दे सकते हैं। कौन से केस में ऐसा बताया गया कि स्टूडेंट जो है वो भी ओपिनियन देने के लिए काबिल होता है? सो कानपुर यूनिवर्सिटी का एक केस था जिसमें बताया गया था कि स्टूडेंट जो है वो भी ओपिनियन दे सकता है या एक्सपर्ट बन सकता है। ठीक है, सेक्शन 47 हो गया। फिर उसके बाद आओ सेक्शन 47A पे। सेक्शन 47A बताता है कि कब जो है ओपिनियन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के लिए रेलेवेंट होगा। फिर सेक्शन 48 जो है राइट और कस्टम के बारे में बात करता है। राइट और कस्टम में कब रेलेवेंट होगा? तो भाई राइट और कस्टम में कोई भी ओपिनियन उसी इंसान का रेलेवेंट होगा जिस पर्सन को उस चीज की नॉलेज है, पता है उस बारे में, लाइकली टू नो है। लाइकली टू नो है तो वो पर्सन का जो ओपिनियन है वो रेलेवेंट मान लिया जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं सेक्शन 49 पर। सेक्शन 49 क्या कहता है? सेक्शन 49 कहता है, सेक्शन 49 बात करता है यूजेजेस और टेनेट्स के बारे में। यूजेजेस और टेनेट्स के बारे में बात करता है, ये बताता है कि कोई भी अगर ऐसा कोई भी यूजेज है या टेनेंट है, तो जिस इंसान के पास उसका स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है, जिस इंसान के पास उस पर्टिकुलर चीज का स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है, हम उसे मानेंगे कि उसका जो ओपिनियन है वो रेलेवेंट माना जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 50 पे। तो सेक्शन 50 क्या कहता है? सेक्शन 50 हमें ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। अगर रिलेशनशिप के ऊपर किसी ने कोई ओपिनियन दिया है तो उसे रेलेवेंट माना जाएगा। जैसे मान लो कि कोई हस्बैंड और वाइफ है, कि उन दोनों को देख करके ऐसा लग रहा है और वो जिस तरीके से रहते हैं उस तरीके से सामने वाला देख करके ये बता सकता है कि हाँ भाई ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो जो इंसान बताएगा, उनके रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करेगा, उसका ओपिनियन कोर्ट में रेलेवेंट होता है। सेक्शन 51 क्या कहता है? सेक्शन 51 ग्राउंड्स के बारे में बताता है कि जिन ग्राउंड्स पर वो रिलेशनशिप का ओपिनियन लिया जा रहा है वो ग्राउंड्स भी वैलिड माने जाएंगे। फिर आओ सेक्शन 52 से लेकर के सेक्शन 55 तक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर क्या बात करी गई है? यहाँ पे कैरेक्टर की बात करी गई है कि कैरेक्टर किसी पर्सन का कब रेलेवेंट होता है। देखो, जनरल रूल की अगर हम बात करें तो सिविल केसेस में जो होता है ना, सिविल केसेस में कैरेक्टर रेलेवेंट नहीं होता है, लेकिन इसके भी एक्सेप्शंस है। इसके 2 एक्सेप्शंस है। क्या एक्सेप्शन है? सेक्शन 55 है और सेक्शन 52 की जो हमारे पास लास्ट लाइन है वो उसके 2 एक्सेप्शंस है। सेक्शन 55 ये कहता है कि अगर किसी कोर्ट को प्लेंटिफ के फेवर में मान लो जैसे डिग्री आ गई, ठीक है, अब उसको डैमेजेस दिलवाने हैं, तो डैमेजेस दिलवाने के लिए इस प्लेंटिफ का बिहेवियर अगर गुड बिहेवियर है तो वो रेलेवेंट होगा। ठीक है, फिर सेक्शन 52 की लास्ट लाइन क्या कहती है कि कैरेक्टर जो है वैसे रेलेवेंट है अगर, तो हम रेलेवेंट मानेंगे, मतलब इनडायरेक्टली हम कैरेक्टर को प्रूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्रिमिनल केसेस में क्या होता है? क्रिमिनल केसेस में सेक्शन 53 बताता है कि गुड कैरेक्टर तो रेलेवेंट होता है, बैड कैरेक्टर रेलेवेंट नहीं होता। बैड कैरेक्टर के बारे में कहाँ बताया? सेक्शन 54 में। बैड कैरेक्टर हमारा रेलेवेंट नहीं होता है, लेकिन बैड कैरेक्टर भी रेलेवेंट हो सकता है, उसकी भी कई सारी एक्सेप्शंस है। क्या कई सारी? क्या 2 एक्सेप्शन है, ऐसे मैं बता देती हूँ आपको क्या 2 एक्सेप्शन है। एक तो है कि अगर बैड कैरेक्टर का हम एविडेंस कब दे सकते हैं? हम बैड कैरेक्टर एविडेंस दे सकते हैं गुड कैरेक्टर को रिबट करने के लिए। हमें गुड कैरेक्टर को रिबट करना है कि भाई ये बंदा जो है ये गुड कैरेक्टर का नहीं है, झूठ बोल रहा है, साफ साफ जो इसने सारे सबूत पेश किए हैं वो सब झूठे हैं।
तो हम इस तरीके से रिबट करने के लिए प्रायर एविडेंस जो है गुड कैरेक्टर का, उसको रिबट करने के लिए बैड कैरेक्टर का एविडेंस दे सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई जब बैड कैरेक्टर रेलिवेंट होता है। दूसरी बात क्या है बैड कैरेक्टर रेलिवेंट होने की, जब बैड कैरेक्टर खुद ही एक फैक्ट इन इशू हो। जब बैड कैरेक्टर खुद ही एक फैक्ट इन इशू हो तो ऐसे केस में जो है दिया जा सकता है, बैड कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है। अब आते हैं हम सेक्शन 56 से लेकर के सेक्शन 58 तक। तो सेक्शन 56 और सेक्शन 56 में से लेकर के सेक्शन 58 तक क्या बात करता है। सेक्शन 58 सेक्शन 57 58 बात करते हैं ऐसे फैक्ट्स जिन्हें हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो सेक्शन 56 में क्या बोला, सेक्शन 56 में बोला कि जो ऐसे फैक्ट्स हैं जो जुडिशियली नोटिसेबल हैं उन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 57 में उसकी लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी है कि जिसका कोर्ट ने जुडिशियल नोटिस ले लिया है उसको प्रूफ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सेक्शन 58 में बताया है कि जिन फैक्ट्स को एडमिट कर लिया गया उन्हें भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इसका प्रोवाइजो जब आप देखेंगे बेयर एक्ट में तो उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 58 में कि कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि अगर कोई भी फैक्ट एडमिट कर लिया गया है तो वो उसको प्रूफ करवाना है या नहीं करवाना है, ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आ जाओ सेक्शन 59 और 60 पे जो कि हमें ओरल एविडेंस के बारे में बताता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओरल एविडेंस क्या है, देखो एक मैं टिप दे दूं आप लोगों को, जो भी इलस्ट्रेशंस हैं आपके बेयर एक्ट में उन्हें जरूर रीड करना, ठीक है। आप जेएलओ के पेपर के लिए बैठ रहे हैं, आप जुडिशरी के पेपर के लिए बैठ रहे हैं, किसी भी पेपर के लिए आपको बेयर एक्ट को रटना, कवर टू कवर रटना तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन आपको बेयर एक्ट का एक एक इलस्ट्रेशन पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन आता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो डायरेक्ट हमारा जो है इलस्ट्रेशन से इलस्ट्रेशन से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो इसलिए इलस्ट्रेशंस को ध्यान से जरूर देख लेना है। देखो रिवीजन तो चलो मैं आप लोगों को करा दे रही हूँ, लेकिन आप लोगों को इलस्ट्रेशंस देखने पड़ेंगे खुद से, तो इलस्ट्रेशन पे जरूर ध्यान देना। अच्छा, अब सेक्शन 59 क्या कहता है, सेक्शन 59 कहता है कि फैक्ट्स का जो प्रूफ होगा हम ओरल एविडेंस से प्रूफ कर सकते हैं। ये कहता है कि हम ओरल एविडेंस से प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन जो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का अगर कोई कंटेंट है तो वो कैसे ओरल एविडेंस से प्रूफ करोगे, वो नहीं होगा ओरल एविडेंस से प्रूफ, ठीक है। फिर सेक्शन 60 क्या कहता है कि ओरल एविडेंस हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए। जैसे कोई आई विटनेस है, उसने देखा है सामने कोई ऑफेंस कमिट होते हुए, क्राइम कमिट होते हुए अगर उसने देखा है, तो ये जो बंदा है आपने अपने कानों से सुना, आपने अपनी आंखों से देखा, तो ये सारी चीजें डायरेक्ट होनी चाहिए, हियर से नहीं होना चाहिए। इनके कहने का ये मतलब है कहीं सुनी बात नहीं होनी चाहिए, एकदम डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए। ओरल एविडेंस अगर है तो वो हमेशा ही डायरेक्ट माना जाएगा, डायरेक्ट ही कंसिडर किया जाएगा। फिर सेक्शन 61 से लेकर के सेक्शन 65 तक जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात करी हुई है ना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात। सेक्शन 61 कहता है कि कंटेंट जो है डॉक्यूमेंट का वो दो तरीके से प्रूव किया जाएगा। कौन से वो दो तरीके हैं, प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस ही लिया जाएगा। फिर उसके बाद सेक्शन 64 कहता है कि प्राइमरी एविडेंस मतलब जो डॉक्यूमेंट का प्रूफ है वो बाय प्राइमरी एविडेंस ही होगा। फिर सेक्शन 65 क्या कहता है कि जो भी कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के हमें क्या पता चला कि प्राइमरी एविडेंस होता है और सेकेंडरी एविडेंस होता है। सेक्शन 62 मैंने आप लोगों को बता दिया, सेक्शन 63 भी बता दिया। सेक्शन 63 जो सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बात करता है, सेकेंडरी एविडेंस में क्या आएगा, सेकेंडरी एविडेंस में वही सारी चीजें आएंगी, सर्टिफाइड कॉपीज वगैरह। सर्टिफाइड कॉपी का मतलब क्या है भाई, आपने कोई ओरिजिनल का फोटो कॉपी निकाल लिया कोई मैकेनिकल प्रोसेस से, इस तरीके से जो है वो हमारा सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। फिर सेक्शन 65 जो है उसमें सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है, डॉक्यूमेंट का सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है कुछ केसेस में। अच्छा, ये केसेस अब इंपॉर्टेंट है कि हम किन केस में जो है सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं डॉक्यूमेंट्स का, कौन से केसेस में दे सकते हैं। अगर आपने किसी पार्टी को नोटिस दिया, सामने वाली पार्टी को नोटिस दिया, ठीक है, अंडर सेक्शन 66, और वो पार्टी जो है वो लीगली बाउंड है प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन वो पार्टी प्रोड्यूस नहीं कर रही है उस डॉक्यूमेंट को, तो क्या होगा, तो आप सेकेंडरी एविडेंस भाई पेश कर सकते हो। दूसरी बात क्या है कि अगर डॉक्यूमेंट के जो कंटेंट है, अगर ओरिजिनल कंटेंट एडमिट कर लिए गए हैं तो। तीसरी चीज क्या है कि अगर डिस्ट्रॉय हो गया है या लॉस्ट हो गया है, इजिली मूवेबल नहीं है वो डॉक्यूमेंट, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, वो इतना भारी डॉक्यूमेंट है कि हम उसको इजिली मूव नहीं करा सकते, पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो
है ना, ऐसा कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो जरूरी नहीं आप उसका सेकेंडरी एविडेंस दे दो, चलेगा। सर्टिफाइड कॉपी का आप सेकेंडरी एविडेंस, ओरिजिनल जो है उसका न्यूमरस अकाउंट है तो भी आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। फिर उसके बाद सेक्शन 65A और सेक्शन 65B आता है, तो ये किससे बात करता है, ये बात करता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में ये बात करता है कि 65 में तो सीधी बात यही लिखी है कि जैसे 65B में लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को पेश करना है। एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इसमें ये सारी बातें बताई गई हैं कि हम तभी मानेंगे कि आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आपका सही है अगर आपने उसको मेंटेन करके रखा है। अगर आपने उसको मेंटेन करके रखा है, आपका कंप्यूटर जो है वो रेगुलर यूज में है, सही से वर्क कर रहा है, ठीक है, और कोई भी एडिटिंग वगैरह उसमें नहीं होनी चाहिए, हम तभी मानेंगे कि आपका जो है ये बिल्कुल एकदम करेक्ट है, एकदम सही है। फिर सेक्शन 66 में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि नोटिस के बारे में बताया हुआ है। फिर आओ सेक्शन 67 पे, तो सेक्शन 67 में बताया है कि पार्टीज जो है एग्जामिन करेंगी, पार्टीज को मतलब एग्जामिन किया जाएगा हैंडराइटिंग को प्रूव करने के लिए। फिर सेक्शन 67A क्या बताता है, सेक्शन 67 इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का जो प्रूव है उसके बारे में बात करता है। सेक्शन 68 क्या बताता है, सेक्शन 68 कहता है कि कोई भी अगर एक विटनेस कह दे कि डॉक्यूमेंट अटेस्ट किया गया है, कोई भी एक विटनेस अगर कह दे कि डॉक्यूमेंट अटेस्ट किया गया है तो मान लिया जाएगा कि उसको अटेस्ट किया गया है, ठीक है, उसको अटेस्टेड ही माना जाएगा। फिर उसके बाद सेक्शन 69 क्या कहता है, सेक्शन 69 कहता है कि अगर कोई विटनेस मिल ही नहीं पाया अटेस्ट करने के लिए तो क्या होगा, तो एटलीस्ट एक विटनेस का अटेस्टेशन इसमें जरूरी होता है कि ये जो पार्टी का हैंडराइटिंग है ये पार्टी का ही उसी पार्टी का हैंडराइटिंग है, ठीक है। फिर सेक्शन 70 क्या कहता है, सेक्शन 70 बात करता है कि सेक्शन 70 कहता है कि पार्टी के अगेंस्ट जो है यूज किया जा सकता है, ठीक है। फिर सेक्शन 71 क्या कहता है, 71 कहता है कि अगर किसी विटनेस ने डिनाई कर दिया या उसको अटेस्ट नहीं किया तो हम किसी दूसरे एविडेंस से उसको अटेस्ट करा लेंगे। विटनेस ने डिनाई कर दिया, भाई अटेस्ट ही नहीं किया, मान ही नहीं रहा अटेस्ट करने के लिए, ठीक है, या फिर वो अटेस्ट नहीं कर पा रहा तो हम किसी दूसरे एविडेंस से उसको अटेस्ट करवा देंगे। फिर उसके बाद सेक्शन 72 क्या कहता है, सेक्शन 72 कहता है कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, उसको अटेस्ट करना जरूरी नहीं है, और फिर भी अगर हमने अटेस्ट उसको करा लिया है तो हम ऐसा उसको अनअटेस्टेड ही मानेंगे। क्या मानेंगे, उसको अनअटेस्टेड ही मानेंगे कि वो अनअटेस्टेड है। फिर सेक्शन 73 जो है कंपैरिजन के बारे में बात करता है। फिर सेक्शन हमारा 74 जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है। इसमें बताता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पब्लिक है, तो सॉवरेन अथॉरिटी में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पब्लिक होंगे, सॉवरेन अथॉरिटी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पब्लिक होंगे, कोई बॉडीज या ट्रिब्यूनल्स के जो हैं वो पब्लिक होंगे, ठीक है, कोई भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं, लेजिस्लेटिव है, जुडिशियल है, एग्जीक्यूटिव है, इनका जो है, और ऐसे प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स जो कि पब्लिक के अथॉरिटी में, पब्लिक रिकॉर्ड्स के अथॉरिटी में रखे गए हैं, इनके अंडर रखे गए हैं, तो उसे भी हम लोग पब्लिक डॉक्यूमेंट ही कहेंगे। फिर सेक्शन 75 प्राइवेट डॉक्यूमेंट के बारे में बताता है, ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं इनके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्राइवेट ही होंगे, ठीक। फिर सेक्शन 76 जो है सर्टिफाइड कॉपी बताता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी के बारे में। सेक्शन 77 बात करता है कि सर्टिफाइड कॉपी जो है उनका प्रूफ किस तरीके से किया जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ किस तरीके से किया जाएगा, तो सर्टिफाइड कॉपी मंगवाई जाएंगी प्रूव करने के लिए। फिर उसके बाद सेक्शन 78 क्या कहता है, सेक्शन 78 कहता है और जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें किस तरीके से प्रूव किया जाएगा। फिर उसके बाद हमारी बात आती है प्रिजम्पशंस के बारे में, प्रिजम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो 79 से लेकर के 90A तक है ये क्या प्रिजम्पशंस, कहां से है, सेक्शन 79 से लेकर के 90A तक है ये सारे प्रिजम्पशंस। ये सारे प्रिजम्पशंस जो है कुछ इसमें से मे प्रिज्यूम है, कुछ यहां तक जो है वो मे प्रिज्यूम है और शैल प्रिज्यूम है, ठीक है। तो जो है सेक्शन 79 से लेकर के 85C तक आप देखोगे तो आपका शैल प्रिज्यूम चलेगा। फिर सेक्शन जो है 86 से लेकर के 90A तक जो सेक्शंस बचते हैं उन सब में मे प्रिज्यूम है। यहाँ पर सिर्फ एक ऐसे सेक्शन है जो कि शैल प्रिज्यूम में, इस वाले चीज में शैल प्रिज्यूम में फॉल करता है, वो क्या है, सेक्शन 89 है जो शैल प्रिज्यूम में
फॉल करता है। बाकी 86 से 90A तक हमारा मे प्रिज्यूम है और 89 ही सिर्फ ऐसा सेक्शन है जिसमें शैल प्रिज्यूम है। तो एक एक करके इन सेक्शंस को भी देख लेते हैं कि ये सेक्शंस जो है वो क्या कहते हैं। तो सेक्शन 79 जो है बात करता है जेन्युइनेंस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी के बारे में। तो कोर्ट जो है शैल प्रिज्यूम करेगी इनकी जेन्युइनेंस को, अगर कोई भी कॉपी सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस करी गई है तो उसको शैल प्रिज्यूम किया जाएगा। सेक्शन 80 बात करता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस अगर किए गए हैं तो उन्हें भी जो है माना जाएगा कि ये सही है डॉक्यूमेंट। सेक्शन 81 जो है गैजेट, न्यूज़पेपर, प्राइवेट जो एक्ट्स हैं उनके बारे में बात करता है, शैल प्रिज्यूम माना जाएगा इनकी जेन्युइननेस को। कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का सेक्शन जो है वो 81A है, उनको भी शैल प्रिज्यूम किया जाएगा। 82 में जो है कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि एडमिसिबल है इन इंग्लैंड, ठीक है, विदाउट प्रूफ और सील ऑफ सिग्नेचर, तो उन्हें भी प्रिजम्पशन माना जाएगा कि ठीक डॉक्यूमेंट है ये। एंड मतलब फॉरेन का डॉक्यूमेंट जो है उसको माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इंडिया में अगर कोई फॉरेन का डॉक्यूमेंट है तो उसको माना जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, वो अपना वो कैरेक्टर वो हेल्ड करता है, जो उसमें लिखा है वो सही है। फिर सेक्शन 83 में क्या बताया, मैप और प्लान जो है जो अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट के अंडर है उनको हम मानेंगे कि ठीक है, एक्यूरेट है। सेक्शन 84 में बताया है कि जो कलेक्शंस हैं लॉज और रिपोर्ट्स का उन्हें मानेंगे हम कि जो बुक का जो है वो जेन्युइन है बुक, ठीक है। सेक्शन 85 में बताया पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में बताया है, नोटरी वगैरह अगर लगी हुई है तो ठीक है, हम उसे मानेंगे कि सही है। सेक्शन 85A में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स हैं उन्हें हम शैल प्रिज्यूम करेंगे। सेक्शन 85B में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के प्रिजम्पशन के बारे में बात हुई हो रखी है, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 85C में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स के बारे में बताया हुआ है जो कि शैल प्रिज्यूम है, ठीक है। सेक्शन 86 में ये आपको रटना ही पड़ेगा, ये आपको रटना ही पड़ेगा। सेक्शन 86 में आपको सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स के बारे में बताया हुआ है जिसमें मे प्रिज्यूम है, जैसा कि मैंने कहा। फिर सेक्शन 87 में जो है बुक्स, मैप और चार्ट्स के बारे में प्रिजम्पशन जो है वो मे प्रिज्यूम होगा, ठीक। कोर्ट चाहे तो प्रिज्यूम कर ले, कोर्ट चाहे तो प्रिज्यूम ना करे और एविडेंस मंगवा सकती है। सेक्शन 88 में टेलीग्राफिक मैसेजेस के बारे में बताया है। सेक्शन 88A में इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस के बारे में बताया है। सेक्शन 89 में जो है ड्यू एग्जीक्यूशन अगर डॉक्यूमेंट का नहीं हुआ है, प्रोड्यूस नहीं किया गया तो। सेक्शन 90 में जो है 30 ईयर्स ओल्ड अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो ड्यूली अटेस्टेड है और एग्जीक्यूटेड है ऐसा माना जाएगा, और उस राइटिंग जिस भी हैंड राइटिंग का है वो, मतलब जिस भी हैंड राइटिंग में वो डॉक्यूमेंट पाया गया है, माना जाएगा कि वो मे प्रिज्यूम कोर्ट करेगी कि ठीक है ये पर्सन इसी पर्सन की हैंड राइटिंग है। फिर सेक्शन 90A में 5 ईयर्स ओल्ड का अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है तो उसको माना जाएगा, मे प्रिज्यूम किया जाएगा। तो ये हुआ हमारा प्रिजम्पशन वाला चैप्टर खत्म। अब हम 90A तक की जर्नी तो कवर कर चुके हैं, अब हम आते हैं 91 और 92 पर। तो देखो 91 एंड 92। 91 जो है बेस्ट एविडेंस रूल के बारे में बताता है और ये कहता है कि अगर कोई ग्रांट है, डिस्पोजिशन है, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है या कॉन्ट्रैक्ट है, ये तीनों चीज़ें अगर हैं और ये डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है या रिक्वायर्ड बाय लॉ है, ध्यान से सुनना, या रिक्वायर्ड बाय लॉ है इसको जो है डॉक्यूमेंट के फॉर्म में करना, रिड्यूस करना डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, तो कोई भी ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा इसका। नो ओरल एविडेंस शैल बी गिवन, नो एविडेंस इन फैक्ट, इसमें तो लिखा है कि कोई एविडेंस दिया ही नहीं जाएगा एक्सेप्ट क्या, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। आपको प्रूफ करना है ना अपना कॉन्ट्रैक्ट, आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट प्रूफ करना है ना, आप डॉक्यूमेंट ले आइए ना, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट ही उठा करके ले आइए कोर्ट में, हम मान जाएंगे। इसमें ये लिखा हुआ है, आप कुछ भी ये वाली जो चीज़ है, डॉक्यूमेंट वाली जो चीज़ है, आप इसको ओरली नहीं प्रूफ कर सकते हो। इसमें ये लिखा है कि आप इसको ओरली प्रूफ नहीं कर सकते हैं, आपको डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा, ठीक है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं कि पब्लिक ऑफिसर का अगर अपॉइंटमेंट है और वो वर्क कर रहा है उस ऑफिस में, तो ऐसा कोई उसका अपॉइंटमेंट जो है वो लाना ज़रूरी नहीं है, मतलब उसको एज इन डॉक्यूमेंट प्रूव करना ज़रूरी नहीं है। प्रोबेट जो है अगेंस्ट विल के वो एडमिटेड होती है, ठीक है। इसके 3 एक्सप्लेनेशन है, वही चीज़ है, फिर मैं ऐसे शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि सेक्शन 91 जो है अप्लाई करता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट, डिस्पोजिशन पे जहाँ पर इन तीनों चीज़ों में एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट है तो उस पर भी वो अप्लाई करेगा। एक
ओरिजिनल एक से ज़्यादा अगर ओरिजिनल है, एक से ज़्यादा अगर ओरिजिनल है तो क्या होगा कि एक ओरिजिनल सफिशेंट होगा प्रूव करने के लिए। अगर आपने एक ओरिजिनल के कई सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं तो अगर आप एक ही डॉक्यूमेंट ले आओ, कोर्ट मान जाएगी, प्रूव हो जाएगा। फिर तीसरा इसमें यह है कि अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सेक्शन 91 के अलावा है, उसका जो है ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। वो सेक्शन 91 के अगर अलावा है तो उसका ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। ये हमें इसके 3 एक्सप्लेनेशंस कहते हैं। फिर उसके बाद हम आएंगे सेक्शन 92 पे। सेक्शन 92 एक्सक्लूड कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है किसको? ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट, ये इसको एक्सक्लूड कर रहा है। देखो जिन जिन सेक्शंस में थोड़ा सा आप अंदर तक जाने की ज़रूरत है, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है, अच्छे से रिवाइज करने की ज़रूरत है, उसको मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को बता रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेके पेशेंस के साथ सुनना, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज़ बताया, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ग्रांट है, डिस्पोजिशन है, कोई भी अगर मैटर है तो उसका ओरल एग्रीमेंट या ओरल स्टेटमेंट जो है एडमिट नहीं किया जाएगा। अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कोई भी ऐसी पार्टी को, किस पर्पस के लिए? कॉन्ट्राडिक्ट के पर्पस के लिए, वेरी करने के पर्पस के लिए, ऐड करने के पर्पस के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के पर्पस के लिए। तो लेकिन इसके भी हमारे पास 6 एक्सेप्शंस हैं। एक एक वर्ड में एक्सेप्शन समझो क्या है कि अगर फ्रॉड हुआ है तो ओरल एविडेंस मान लिया जाएगा। साइलेंट है अगर डॉक्यूमेंट तो ओरल एविडेंस मान लिया जाएगा। कोई कंडीशन प्रेसिडेंट है, आप ऐसे इसको याद कर सकते हो, ठीक है, कोई कंडीशन प्रेसिडेंट है तो मान लिया जाएगा। सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट अगर हुआ था बाद में तो मान लेंगे हम। यूजेज और कस्टम है तो हम ओरल एविडेंस जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। या फिर कोई लैंग्वेज जो है, लास्ट वाला है, लैंग्वेज अगर फैक्ट से रिलेट कर रही है तो हम मान लेंगे। क्या चीज़ें हुई? फ्रॉड है, साइलेंट है, कंडीशन प्रेसिडेंट है, सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट अगर हुआ है, कोई यूजेज और कस्टम है, या फिर लैंग्वेज रिलेटेड टू फैक्ट्स है। तो ऐसे में हम ओरल एविडेंस को एक्सेप्ट कर लेंगे, ये इसमें बताया हुआ है। फिर हम आते हैं हमारे सेक्शन 93 पे। सेक्शन 92 हो गया है हमारा। सेक्शन 93 देखो, सेक्शन 93 जो है, सेक्शन 93 क्या बात करता है? सेक्शन 93 कहता है कि एक्सक्लूड हम कर रहे हैं। किसको एक्सक्लूड कर रहे हैं? कोई भी एविडेंस, मतलब एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस हम कर रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए या अमेंड करने के लिए एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट को। तो जब भी कोई लैंग्वेज ऐसा यूज़ किया हुआ है, जब भी कोई ऐसा लैंग्वेज यूज़ किया हुआ है जो कि फेस पर दिख रहा है कि ये एम्बिगुअस है, या प्राइमा फेसा ही हमें पता चल रहा है कि ये जो एम्बिगुअस है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, और या फिर ये डिफेक्टिव है, तो एविडेंस जो है नहीं दिए जाएंगे, उसके एविडेंस जो है नहीं दिए जाएंगे अगर लैंग्वेज वेग है तो। अरे देखो ना, ऐसे समझो जैसे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ या किसी ने कुछ अपना बेचने की बात करे, अब वो बेचने की बात कह रहा है, या तो तुम 10,000 में लेके जाओ या तो तुम 20,000 में लेके जाओ। अब ये और क्या होता है? या तो तुम 10,000 में बेचो या तो तुम 20,000 में बेचो। तो यहाँ पर पहले से दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको पहले से दिख रहा है कि ये बड़ा ही एम्बिगुअस है कि या एक चीज लिखो, या तो आप उसको 10,000 में बेच रहे हो या तो आप उसको 20,000 में बेच रहे हो। ये क्या बात होती है 10,000 और 20,000? अब मैं थोड़ा ना डिसाइड करूंगा, सामान आपका है, आप डिसाइड करोगे। तो ये फेस पे ही दिख रहा है, तो यहाँ पर कोई एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है कि इसका मीनिंग क्या है, इसके मीनिंग को जो है समझाने के लिए कोई एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डिफेक्टिव है और एम्बिगुअस है। फिर उसके बाद सेक्शन 94 क्या कहता है? सेक्शन 94 बात करता है कि हम एक्सक्लूड कर रहे हैं ऐसे एविडेंस को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं जिसमें एप्लीकेशन जो है ऑफ डॉक्यूमेंट एग्जिस्टिंग टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। तो इसमें क्या हो गया, अगर आप अपनी बात से मुकर रहे हो तो उसमें एविडेंस आपको नहीं देना है, उसमें आपको एविडेंस नहीं देना है कि आप जो है कुछ और ही कह रहे थे। एक एग्जांपल समझो, जैसे मान लो ए ने बी से कुछ ऐसा डीड उसने साइन करी कि मैं जो है तुम्हें 200 बीघा बेचूंगा, ठीक है, 200 बीघा बेचूंगा, और मेरी यहाँ पर फलाना जगह पर, मान लो कि लखनऊ में उसकी 200 बीघा जो है जमीन है, मैं तुमको 200 बीघा बेचूंगा। उसने ऐसा अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा। उसने क्या किया, ऐसे 200 बीघा वाला जो है लखनऊ में है ये जमीन, मैं तुम्हें 200 बीघा बेचना चाहता हूँ। अब जो है ए का वो 200 बीघा जो है वो 200 बीघा लखनऊ में है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर वो एविडेंस ये नहीं दे सकता है कि जो हमारा मतलब जो मेरी ज़मीन है वो किसी डिफरेंट प्लेस पर है या डिफरेंट जो है जगह पर है, डिफरेंट साइज़ की है या डिफरेंट जगह पर है। भाई तुमने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा डीड में तुमने लिखा भी है और तुम्हारे पास जगह भी है लखनऊ में, तो हम तो वही मानेंगे ना। बस फालतू की बात मत करिए, मतलब अपनी बात से मत मुकरिए। मतलब कल को अगर आप बोल रहे हैं कि आपके 200 बीघा कानपुर में और है ही नहीं, तो ऐसे सब नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात सेक्शन 93 और सेक्शन 94। एक चीज और समझ लो, सेक्शन 93 जो है, यहाँ पर मैंने बताया सेक्शन 93 हमने यहीं पे बात की है। सेक्शन 93 जो है उसको हम लोग पेटेंट एम्बिग्विटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटेंट एम्बिग्विटी भी कहते हैं। क्यों पेटेंट एम्बिग्विटी कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर फेस पे ही हमें दिख रहा है, तो पहले से ही अगर कोई बात हमें पता चल रही है कि डिफेक्टिव है या एम्बिग्वस है, तो हम उसे पेटेंट एम्बिग्विटी कहते हैं। फिर आओ सेक्शन 95 पे। सेक्शन 95 क्या कहता है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसका अनमीनिंग है, जिसका जो लैंग्वेज है उसकी लैंग्वेज का मीनिंग ही नहीं हमें समझ में आ रहा है, तो क्या होगा, तब क्या होता है। लेट मी ऐड अ स्लाइड। तो सबसे पहले तो एक बात समझो कि सेक्शन 95 से लेकर के सेक्शन 98 तक लेटेंट एम्बिग्विटी के बारे में बात करी गई है। मतलब बाद में पता चला कि कोई गलती थी कॉन्ट्रैक्ट में। तो सेक्शन 95 कहता है कि आपने डॉक्यूमेंट को किसी पर्टिकुलर वर्ड में, किसी पर्टिकुलर सेंस में यूज किया गया, तो एविडेंस जो है वो दिया जा सकता है। एविडेंस यहाँ पर दिया जा सकता है। डॉक्यूमेंट आपका वर्ड और लैंग्वेज तो प्लेन है, आपका जो वर्ड और लैंग्वेज है वो तो प्लेन है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि ठीक है आपने ये बात लिखी है, लेकिन अनमीनिंग है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। क्यों नहीं है? देखो समझो। जैसे मान लो ए ने बी से कहा कि मेरी जो है 100 बीघा जमीन है कैलकाटा में, मैं तुम्हें बेचना चाहता हूँ। ठीक है, उसने ये डीड पे ऐसी बात लिखी, उसने कहा चलो ठीक है, सीधी सीधी बात है, समझ में आ रही, 100 बीघा जमीन है कैलकाटा में। बी तो यही समझेगा ना क्योंकि डीड में ये बात लिखी हुई है। लेकिन इसकी जो जमीन है ये यहाँ पर कैलकाटा में है ही नहीं, इसकी जो जमीन है वो कहाँ है? इसकी जमीन लखनऊ में है। अब क्या होगा? तो अब क्या गलत हो गया? पूरा कॉन्ट्रैक्ट खराब हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमारा नहीं खराब हुआ, डीड पूरी हमारी नहीं खराब हुई, ये गलती हो गई ना। यहाँ पर लैंग्वेज जब प्लेन है और यहाँ पर एक माइनर सी मिस्टेक हो गई है कि लखनऊ की जगह यहाँ पे कैलकाटा लिख गया है, तो ये लेटेंट एम्बिग्विटी है। तो लेटेंट एम्बिग्विटी हम हटा सकते हैं। एविडेंस जो है ए दे सकता है कि भाई गलती हो गई मेरे से, माफ कर दो मुझे, और मेरी जो जमीन है वो 100 बीघा जमीन कैलकाटा में नहीं बल्कि लखनऊ में है। फिर देखो सेक्शन 96 क्या बताता है। सेक्शन 96 कहता है कि अगर डॉक्यूमेंट है, ए और बी डॉक्यूमेंट है, तो एविडेंस दिया जा सकता है कि किसके ऊपर अप्लाई करना है। इस बात का एविडेंस जो है वो दिया जा सकता है। सेक्शन 97 होली के बारे में बात करता है, सो इट इज नॉट अप्लाइड टू पर्टिकुलर सेट्स। ठीक है, एविडेंस जो है वो दिया जा सकता है, एविडेंस जो है वो दिया जा सकता है। 98 क्या बात करता है? इनएलिजिबल कैरेक्टर के बारे में बात करता है, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है, तो फिर जो है एविडेंस इस बात का भी दिया जा सकता है। ठीक, जब नहीं समझ में आ रहा है तो फिर एविडेंस दिया जा सकता है। सेक्शन 99 क्या कह रहा है कि पार्टीज नहीं दे सकती, रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट नहीं दे सकता, लेकिन स्ट्रेंजर जो है वो थर्ड पर्सन जो है वो दे सकता है एविडेंस एग्रीमेंट का। ठीक, फिर उसके बाद सेक्शन 100 क्या बात करता है? सेक्शन 100 कहता है कि विल का कंस्ट्रक्शन पर लागू नहीं होगा। विल के कंस्ट्रक्शन पर लागू नहीं होगा। क्या लागू नहीं होगा? सेक्शन 91 से लेकर के सेक्शन 99 तक विल के कंस्ट्रक्शन पर ये चीज लागू नहीं होगी। सेक्शन 101 बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में क्योंकि बात करता है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? ये जनरल रूल बताता है कि कोर्ट से जो इंसान रिलीफ लेना चाहता है, बर्डन ऑफ प्रूफ इसके ऊपर होता है। एग्जाम्पल क्या है कि अगर ए ने बी के ऊपर एक्विजेशन लगाया है कि इसने मेरी सिस्टर का मर्डर किया है, तो प्रूफ कौन करेगा कि इसने मेरी सिस्टर का मर्डर किया? ए प्रूफ करेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ ए के ऊपर होता है। सेक्शन 102 क्या बोलता है कि अगर दोनों तरफ से जो है एविडेंस नहीं आए हैं, तो जो पार्टी केस हार जाएगी, ओनर्स ऑफ प्रूफ, जो पार्टी केस हार जाएगी उसके ऊपर है कि आप साबित करें। सेक्शन 103 कहता है कि प्रिज्यूम कर लिया जाए दैट देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर फैक्ट। सेक्शन 104 कहता है एडमिसिबल कराना चाहते हैं तो उसके जो है लिए आपको फैक्ट साबित करने पड़ेंगे। अगर आप जो है एडमिसिबल कराना उस चीज़ को चाहते हैं तो आपको फैक्ट्स जो है वो लाने पड़ेंगे कोर्ट में। ये हमारा जो है सेक्शन 104 कहता है। फिर सेक्शन 105 क्या कहता है?
सेक्शन 105 कहता है कि प्रिजम्पशन लिया जाएगा ऑफ नो एक्सेप्शन, प्रिजम्पशन ऑफ नो एक्सेप्शन, ये हमारा सेक्शन 105 कहता है। आप इसको प्रूव करो कि कोई एक्सेप्शन नहीं था। मतलब अगर आप कहते हैं कि आपका केस जो है वो आईपीसी के सेक्शन 76 से लेकर के 106 में फॉल करता है, जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है, तो प्रूव इट। सीधी सी बात है ना, कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है तो आप उसको प्रूव करें कि फॉल करता है। सेक्शन 106 बात करता है स्पेशल नॉलेज के बारे में, अगर किसी पर्सन को स्पेशल नॉलेज है तो उसको वो प्रूफ करना होगा। फिर सेक्शन 107 क्या बात करता है? सेक्शन 107 कहता है कि लाइफ का प्रिजम्पशन, लाइफ के प्रिजम्पशन के बारे में सेक्शन 107 बात करता है। सेक्शन 107 कहता है कि अगर 30 साल के विदिन आपने किसी को अलाइव देखा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो पर्सन जो है वो डेड है, ठीक है, लेकिन अगर कोई कह रहा है कि 30 साल के अंदर अंदर मैंने इसको देखा हुआ है, तो आप उसको प्रूव करो कि आपने उसको देखा है, ठीक है, आपको प्रूव करना है। और इसमें जो है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ माना जाता है 7 ईयर्स, ठीक है, 7 ईयर्स जो है, 7 ईयर्स का जो है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ माना जाता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैंने उल्टा बोल दिया है। लाइफ का प्रिजम्पशन जो है 107 में जो मैं कह रही हूँ 30 साल में माना जाता है। यहाँ पर प्रूव आपको क्या करना है, अगर सामने वाला कह रहा है कि ये डेड हो चुका है तो आपको उसको प्रूव करना पड़ेगा दैट पर्सन इज डेड। कोर्ट जो है वो लाइफ का प्रिजम्पशन मानती है। 7 ईयर्स वाले में ऐसा होता है, 7 ईयर्स में क्या होता है कि कोर्ट मानती है कि इसका ये पर्सन डेड है, ये पर्सन डेड है, ऐसा कोर्ट मानती है। अब जो कह रहा है कि मैंने 7 साल के भीतर भीतर उसको देखा है, तो आप भाई प्रूफ करिए कि आपने उसको देखा है, दैट पर्सन इज अलाइव। सेक्शन 109 में रिलेशन के बारे में बात करी हुई है। फिर सेक्शन 1010 में जो है ओनरशिप के बारे में बताया हुआ है। अगर कोई पर्सन ऐसा कह रहा है कि ये पर्सन ओनर नहीं है, तो जो पर्सन ऐसा कह रहा है कि ये पर्सन ओनर नहीं है वो उस बात को प्रूफ करेगा कि ये पर्सन ओनर नहीं है। सेक्शन 111 में एक्टिव कॉन्फिडेंस के बारे में बात करी गई है। क्या? एक्टिव कॉन्फिडेंस के बारे में बात करी गई है। देखो एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, मान लो मास्टर और सर्वेंट हैं, ठीक है, मास्टर और सर्वेंट हैं, तो उन्होंने, मान लो सर्वेंट ने मास्टर के ऊपर अपना लगाया कि ये इस तरीके से मुझे परेशान करते हैं, डोमिनेंट पोजीशन पर है, तो ये सारी बातें अगर वो कहता है, तो यहाँ पर जो प्रूफ कौन करेगा, यहाँ पर प्रूफ करेंगे हमारे मास्टर साहब कि भाई आप प्रूव करिए जो पर्सन डोमिनेंट पोजीशन पर है, जो पर्सन डोमिनेंट पोजीशन पर है वो प्रूफ करेगा। फिर सेक्शन 112 कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में बात करता है। इसमें बात करता है कि अगर वो उसका बेटा है, 280 दिन के अंदर अंदर अगर बच्चा हुआ है, ऐसा कुछ इसमें लिखा हुआ है, तो वो जो है लेजिटिमेट सन माना जाएगा, ठीक है। अगर वो लीगली मतलब मैरिड थे और उनकी मैरिज जो है चली है, या 280 दिन के अंदर अंदर डिसोल्यूशन के बाद मदर जो है वो अनमैरिड रह जाती है, तो वो कंक्लूसिव प्रूव होगा कि वो जो बच्चा है उसके पास वो उसी आदमी का बच्चा है, ऐसा माना जाएगा। फिर सेक्शन 113 क्या बात करता है? सेक्शन 113 सेशन ऑफ टेरिटरी के बारे में बात करता है। अगर ऑफिशियल गैजेट के अंदर किसी टेरिटरी को खत्म कर दिया गया है तो माना जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या माना जाएगा? तो उसका कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा। अगर ऑफिशियल गैजेट के अंदर किसी टेरिटरी को खत्म कर दिया गया तो उसका कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा। सेक्शन 113A हम लोग भूल गए, 113A और 113B पढ़ लेते हैं। 113A में बताया है कि अगर विमेन ने सुसाइड कमिट करी है विदिन 7 years ऑफ मैरिज, तो कोर्ट ऐसा प्रिज्यूम करेगा कि इसकी जो सुसाइड है उसको अबेट किया गया है। 113B में क्या बताया? 113B में बताया कि अगर डाउरी डेथ हुई है, एकदम बिफोर डेथ जो है उसके साथ क्रूअल्टी, ऐसा माना जाएगा कि उसके साथ क्रूअल्टी हुई है, ऐसा कोर्ट प्रिज्यूम करेगा। सेक्शन 114 क्या बात करता है? सेक्शन 114 कहता है कि जहां पर स्टोलन गुड्स जो है, कुछ ऐसे सर्टेन फैक्ट्स है जिनको वो प्रिज्यूम करने की बात कर रहा है कि जहां पर स्टोलन गुड्स पाए गए, जहां पर स्टोलन गुड्स पाए गए अकम्प्लिस वाला, तो यहाँ पर जो है कोर्ट में प्रिज्यूम करता है। फिर उसके बाद आ जाओ सेक्शन 114A पर। सेक्शन 114A कहता है
कि अगर कोई ऐसी महिला है जिसका रेप हुआ है, अगर कोई ऐसी महिला है जिसका रेप हुआ है, ठीक है, और उसने अपोज नहीं किया, तो ये नहीं माना जाएगा कि उसका कंसेंट था। ठीक है, ऐसा नहीं माना जाएगा कि उसका कंसेंट था। कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि नो कंसेंट। ऐसा थोड़ी होता है कि अगर उसने अपोज नहीं किया या जो भी, तो उसकी मर्जी से हो रहा था वो सब। नो कंसेंट। ठीक है। सेक्शन 115 स्टॉपल के बारे में बात करता है। मैंने आप लोग को वीडियो के शुरू में ही बताया था कि स्टॉपल क्या होता है। सेक्शन 116 क्या बात करता है? 116 कहता है कि आप लाइसेंस जो है ले सकते हैं। अगर आपने कहीं से लाइसेंस लिया है तो आप ये नहीं कह सकते कि उस पर्सन के पास अथॉरिटी नहीं थी उस लाइसेंस को इशू करने की या देने की। ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 117 क्या बात करता है? ये तो लाइसेंस के बारे में बताया इसने। सेक्शन 117 कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। तो अगर आपने बिल एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसकी जो है बिल एग्जीक्यूट करने की अथॉरिटी नहीं थी, सामने वाले की बिल को एग्जीक्यूट करने की अथॉरिटी नहीं थी। दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल इन कोर्ट। फिर उसके बाद आओ 121 पे। सेक्शन 118 हम लोगों ने छोड़ दिया। सेक्शन 118, 19, 20। सेक्शन 118 बताता है कि कौन टेस्टिफाई करेगा, ये बताता है सेक्शन 118। सेक्शन 119 बताता है कि अगर कोई ऐसा है जो अनेबल मतलब नहीं कर पा रहा है, कम्युनिकेट वर्बली नहीं कर पा रहा है, तो इंटरप्रेटर वगैरह जो है उनको दिए जाते हैं। सेक्शन 120 बताता है कि हस्बैंड और वाइफ जो है कॉम्पिटेंट विटनेस होते हैं। सेक्शन 121 प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है। ठीक है। जज या मजिस्ट्रेट जो है कंपेल नहीं कर सकते हैं किसी को कुछ भी आंसर करने के लिए। दे कैन नॉट कंपेल देम। पूछ सकते हैं लेकिन कंपेल नहीं कर सकते कि आप बताइए ही बताइए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सेक्शन 122 क्या कहता है? सेक्शन 122 जो है वो ऐसे स्टेटमेंट्स के बारे में बात करता है जो कि ड्यूरिंग मैरिज हुए हैं। अगर मतलब ऐसे कोई कम्युनिकेशन जो ड्यूरिंग मैरिज हुए हैं तो उन्हें ना परमिट किया जाएगा, ना परमिट किया जाएगा और ना ही डिस्क्लोज किया, सॉरी परमिट का मतलब सॉरी, ना कंपेल किया जाएगा, ना कंपेल किया जाएगा और ना ही डिस्क्लोज करा जाएगा। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। सेक्शन 123, एक मिनट, 122 ना। सेक्शन 123 क्या कहता है कि जो भी स्टेट अफेयर्स हैं, जो भी हमारे पास स्टेट अफेयर्स हैं और वो ना ही उनको पब्लिश किया जाएगा, मतलब उनको पब्लिश नहीं किया जा सकता, ऐसा हम परमिट नहीं करते हैं। सेक्शन 124 ऑफिशियल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहा है कि जो भी पब्लिक ऑफिसर है अगर उसने कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन करी है तो उसको डिस्क्लोज नहीं करना है। सेक्शन 125 कह रहा है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अगर मिली है, कहीं से क्राइम की अगर इंफॉर्मेशन मिल गई है तो उसको भी हमें डिस्क्लोज नहीं करना, आप कंपेल नहीं कर सकते डिस्क्लोज करने के लिए। सेक्शन 126 बता रहा है कि कोई भी अगर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, भाई कंपनीज में आप कंपनी की आपस में क्या बात चल रही है उनका ये सारी चीजें जो है सीक्रेट रहने वाली है, कॉन्फिडेंशियल होती है। कुछ मैटर जो है वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंशियल ही रहने दिया जाए। आप कंपेल नहीं कर सकती आप इसे डिस्क्लोज करेंगे। अब आते हैं सेक्शन 127 पे। तो सेक्शन 127 हमें क्या बताता है? सेक्शन 127 बात करता है कि जो सेक्शन 126 ने बताया है ना, ये अप्लाई करता है इंटरप्रेटर पर, क्लर्क्स पर और प्लीडर पर। सेक्शन 127 इस बारे में बात करता है। ठीक है। फिर सेक्शन 128 कहता है कि अगर कोई क्लाइंट है और वो विटनेस है, वो क्लाइंट जो है वो विटनेस है, तो आप कुछ भी प्रोफेशनल जो आपके और आपके उसके आपस में जो बात हुई है वो आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते कोर्ट में, ऐसा इस सेक्शन ने कहा। सेक्शन 129 कहता है कि आपके लीगल एडवाइजर के साथ आपकी जो भी कम्युनिकेशन हुई है, अगर कोई क्लाइंट और लीगल एडवाइजर के बीच में उन्होंने आपस में कोई कम्युनिकेशन करी है तो उसको भी डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है। सेक्शन 130 कहता है कि जो पार्टी नहीं है, नॉट अ पार्टी है, वो जो है फ्री है डिस्क्लोज करने के लिए। विटनेस के बारे में बात हो रही है। ठीक है। सेक्शन 131 कहता है कि अगर किसी के और के बिहाफ पर आपने कोई डॉक्यूमेंट होल्ड किया हुआ है तो आपको सेम प्रोटेक्शन मिलेगी जैसा सेक्शन 130 में मिली हुई है। सेम प्रोटेक्शन मिलेगी, मतलब आपको डिस्क्लोज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सेक्शन 132 क्या कहता है? सेक्शन 132 विटनेस के बारे में बताता है कि अगर कोई विटनेस ऐसा, कोई किसी भी विटनेस को एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा,
विटनेस को एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा इस बेसिस पर कि अगर वो कोई बात बता देगा, तो उसको क्रिमिनेट कर दिया जाएगा या उसके ऊपर कुछ चार्जेस लग जाएंगे, इस बात पर उसको एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा। सेक्शन 132 ये बताता है। सेक्शन 133 क्या कहता है? सेक्शन 133 एकम्प्लिस के बारे में बात करता है कि जो एकम्प्लिस होता है वो हमारा कॉम्पिटेंट विटनेस होता है। सेक्शन 134 क्या बताता है? नंबर ऑफ विटनेस के बारे में। तो इसमें कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है, कितने भी विटनेस हो सकते हैं। सेक्शन 135 बताता है कि विटनेस को कैसे पेश करना है। आप रेफर करेंगे सीआरपीसी और सीपीसी, ठीक। सेक्शन 136 में जज की पावर के बारे में बताया गया, एविडेंस को एडमिसिबल करने की। सेक्शन 137 में बताया है चीफ एग्जामिनेशन के बारे में, क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में और री एग्जामिनेशन के बारे में। सेक्शन 138 बताता है कि ऑर्डर का जो एग्जामिनेशन, मतलब किस ऑर्डर में एग्जामिनेशन होगा, किस ऑर्डर में जो है एग्जामिनेशन किया जाएगा, एग्जामिनेशन ऑर्डर के बारे में बताता है। सेक्शन 139 क्या बताता है कि अगर किसी को सिर्फ डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए बुलाया गया है, अगर किसी को सिर्फ, ध्यान से सुनना, कि अगर किसी को सिर्फ डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए बुलाया गया है तो दैट डजंट मीन दैट ही इज अ विटनेस। भाई अगर आपने किसी को डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया है तो वो थोड़ी ना मान लेंगे कि हम वो विटनेस है, तो उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं करा जाएगा। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जल्दी चलेंगे क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे सेक्शंस हैं, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको कवर कर रही हूँ। फिर आओ सेक्शन 140 पे। तो सेक्शन 140 जो है विटनेस टू कैरेक्टर के बारे में बात करता है, उसको क्रॉस एग्जामिन और री एग्जामिन करने की बात करता है। विटनेस टू कैरेक्टर के बारे में ये बात करता है। फिर सेक्शन 141 कहता है कि ऐसे सवाल, लीडिंग क्वेश्चंस के बारे में बात करता है ये, कि ऐसे सवाल जिसमें सवाल में जवाब छुपा हो तो वो लीडिंग क्वेश्चंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लीडिंग क्वेश्चंस कहलाते हैं। ऐसे सवाल जिसमें जवाब छुपा हो उसमें उसको हम कहते हैं लीडिंग क्वेश्चंस। सेक्शन 142 कहता है कि लीडिंग क्वेश्चंस जो है, अगर सामने वाली पार्टी ने अपोज कर दिया है, अगर अपोज करती है, लीडिंग क्वेश्चंस का जवाब नहीं देना चाहती है, तो कोर्ट की परमिशन के बगैर आप उससे लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हो। विदाउट कोर्ट्स परमिशन यू कैन नॉट आस्क एनी लीडिंग क्वेश्चन, अगर पार्टी अपोज कर रही है तो। सेक्शन 143 में जो है अलाउ किया गया है क्या? क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक, ये हुआ। अब आओ सेक्शन 144 पे। तो सेक्शन 144 कहता है कि विटनेस जो है, अगर अपने एग्जामिनेशन के समय पर वो कोई ऐसे डॉक्यूमेंट का जिक्र करता है तो वो डॉक्यूमेंट उसको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। आप आइए कोर्ट में, अगर आपने जिक्र किया ना इस डॉक्यूमेंट का, बहुत बड़ी गलती कर दिया, आओ प्रोड्यूस करो उस डॉक्यूमेंट को, ठीक। अरे बहुत बड़ी गलती, मैंने ऐसे ही बोल दिया, ठीक है। फिर सेक्शन 145 कहता है कि अगर प्रीवियस स्टेटमेंट आपका डिफरेंट है सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट से आपका प्रीवियस स्टेटमेंट डिफरेंट है, मतलब दोनों डिफरेंट स्टेटमेंट्स दे रखे हैं आपने। प्रीवियस प्रोसीडिंग में कुछ और कहा था, अब आप कुछ और कह रहे हैं, तो आपको कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है, फंस गए हैं आप। ये चीज आप रिलेट कर सकते हैं सेक्शन 157 से, क्योंकि यही सेम चीज करने पर आपको कोरैबोरेट किया जा सकता है सेक्शन 157 में। किसमें? सेक्शन 157 में। फिर सेक्शन 146 जो है वो लॉफुल क्वेश्चंस के बारे में बात करता है, लॉफुल क्वेश्चंस पूछने हैं। सेक्शन 147 कहता है कि विटनेस को कब कंपेल किया जा सकता है। सेक्शन 147 क्या कहता है कि विटनेस को कब जो है कंपेल किया जा सकता है, विटनेस की कंपेलेबिलिटी के बारे में ये बात करता है। फिर उसके बाद सेक्शन 148 कहता है कि कोर्ट डिसाइड करेगा कि सवाल कब पूछना है और कब विटनेस को कंपेल करना है, कोर्ट डिसाइड करेगा, सारा डिसीजन कोर्ट का होगा। सेक्शन 149 कहता है कि विदाउट रीजनेबल ग्राउंड नो क्वेश्चंस मस्ट बी आस्क्ड, ठीक। सेक्शन 150 क्या कहता है कि अगर किसी भी वकील ने कोई बदतमीजी करी है किसी विटनेस के साथ, किसी के साथ, रिपोर्ट करिए हाई कोर्ट में। जज का काम है, जज रिपोर्ट करें हाई कोर्ट में या फिर उनकी अथॉरिटी को बताएं। हमारे केस में वकीलों की अथॉरिटी कौन होगा? बार काउंसिल, आप उनको बताएं। सेक्शन 151 ने साफ मना कर दिया, साफ तो मना नहीं किया, यहाँ पर मे फॉरबिड है, ध्यान रखो, मे फॉरबिड है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पर है, कोर्ट चाहे तो फॉरबिड करे या फॉरबिड ना करे। क्या फॉरबिड करना है या ना करना है,
इनडिसेंट या स्कैंडलस क्वेश्चंस मे फॉरबिड है। सेक्शन 152 जब आप देखेंगे तो वहां पर शैल फॉरबिड लिखा है। क्या शैल फॉरबिड? इंसल्ट। आप इंसल्ट नहीं कर सकते किसी व्यक्ति की कोर्ट में। इंसल्ट या अनोयंस, आप ना अनोयंस कॉज करेंगे उसको, आप उसको परेशान ना करें, आप उसको इरिटेट नहीं कर सकते, ठीक है। सेक्शन 153 क्या कहता है? सेक्शन 153 कहता है कि विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया जा सकता है। विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर विटनेस का कोई प्रीवियस कन्विक्शन है तो आप करें कॉन्ट्राडिक्ट, बिल्कुल करें, हम करने देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 154 पे। तो सेक्शन 154 जो है हमें हॉस्टाइल विटनेस के बारे में बता रहा है। सेक्शन 155 बता रहा है कि अगर इम्पीच हो गया है, क्या? क्रेडिट किसका? विटनेस का। मतलब ब्राइब्ड विटनेस हो गया, इसने पैसा खा लिया, ठीक। सेक्शन 156 क्या बता रहा है कि अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिससे बात साबित हो सकती है तो आप उस सर्कमस्टांसेस को कोराबोरेट कर सकते हैं। सेक्शन 157 जो है प्रीवियस स्टेटमेंट के बारे में बात करता है। मैंने आप लोगों को बताया अभी कि यहाँ पर जो है उसको कोराबोरेट किया जा सकता है। कहाँ पर बताया मैंने? ये बताया ना कि उसको कोराबोरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो 157 हो गया। 158 में क्या बताया है? रूल ऑफ कोराबोरेशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक। फिर 159 में क्या बताया है कि अगर विटनेस ने ऐसा कहा कि याद नहीं आ रही मुझे कोई बात, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा हुआ था नहीं हुआ था, क्या हुआ था, रिफ्रेश मेमोरी, उसकी मेमोरी को रिफ्रेश करे। कैसे? डॉक्यूमेंट दिखाओ भाई, तो उसकी मेमोरी को, वो उसकी मेमोरी रिफ्रेश होगी। मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए सेक्शन 160 कह रहा है स्पेसिफिक मेमोरी का होना जरूरी नहीं है। मतलब अब जरूरी नहीं है ना कि विटनेस को मिनट बाय मिनट हर बात याद हो, ऐसा तो जरूरी नहीं है। ऐसा तो किसी को भी नहीं हो सकता। कोई इंसिडेंट अगर हुआ है तो मिनट बाय मिनट वो कैसे याद हो सकता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक मेमोरी होना जरूरी नहीं है, ऐसा कहता है सेक्शन 160। सेक्शन 161 कहता है कि मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो यूज किया गया है तो सामने वाली जो है पार्टी के पास राइट है कि वो उसे देखे और विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर सकती है। उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के बेसिस पर वो विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर सकती है सामने वाली पार्टी। सेक्शन 161 हो गया। सेक्शन 162 कहता है कि विटनेस को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होगा। विटनेस को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होगा। सेक्शन 163 क्या कहता है? सेक्शन 163 कहता है कि अगर दूसरी पार्टी को नोटिस दिया गया है, ए ने बी को नोटिस दिया कि आप जो है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें, किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। अब ए जो है वो ये नहीं कह सकता, उसको डॉक्यूमेंट मिल गया, ठीक है, उसको ये जो नोटिस के बाद जो है उसको डॉक्यूमेंट मिल गया। अब ए जो है वो छुपा के नहीं बैठ सकता कि नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं दिखाऊंगा, ऐसा वो नहीं कह सकता। कोर्ट में उसको एज एन एविडेंस उसको बताना, दिखाना पड़ेगा कि भाई तुमने डॉक्यूमेंट मंगवाया था, लाओ दिखाओ क्या डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। सेक्शन 164 कहता है कि अगर डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं किया गया है, उस वक्त जब हम मांग रहे थे तो तुमने डॉक्यूमेंट दिया नहीं, अब कोर्ट कहेगी अब नहीं लेंगे हम तुम्हारा डॉक्यूमेंट, भले ही तुम्हारा उस पर पूरा केस वो रिलाई करता है, अब हम नहीं लेंगे डॉक्यूमेंट, आप यू कैन नॉट प्रोड्यूस इट नाउ। जब मांग रहे थे तो क्यों नहीं दिया? सेक्शन 1, क्योंकि देखो बेसिकली ये इसलिए होता है कि फेलियर ऑफ जस्टिस ना हो। देखो कि आप इतना टाइम क्यों लगाया आपने डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, जब हमने मांगा था तब क्यों नहीं दिया, ठीक है। तो बेसिकली इस वजह से कोर्ट जो है वो नहीं बाद में लेती है। सेक्शन 165 में जज की पावर के बारे में बताया हुआ है। क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट है उनके पास, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने को कह सकते हैं, राइट है उनके पास इस चीज का, ठीक। फिर आ जाओ सेक्शन 166 पर, ज्यूरी के बारे में बताता है। हालांकि अभी ये ज्यूरी वाला जो सिस्टम है वो कोर्ट में नहीं है। रुस्तम टू मूवी का नाम है, उनसे जो केस हुआ था KM नानावती वाला, उसके बाद से ज्यूरी वाला सिस्टम जो है उसको खत्म कर दिया गया है। सेक्शन 167 क्या बताता है? इम्प्रॉपर एडमिशंस। इम्प्रॉपर एडमिशंस, देखो गलती से अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट एडमिट कर लिया है जो नहीं करना चाहिए था, ठीक है, या रिजेक्ट कर दिया है वो डॉक्यूमेंट, तो तब तक ठीक है जब तक फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हो रहा। जब तक फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है तो फिर दिक्कत है, ठीक है।
तो ये था हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट। आई होप आप लोगों को सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। आई होप आप लोगों ने ये रिवीजन का सेशन एंजॉय किया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से, काफ़ी रैपिड रिवीजन जो है ये हो गया है। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। और अगर आप किसी और टॉपिक का, किसी और एक्ट का आप रिवीजन जो है देखना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन इट। थैंक यू सो मच।